एक आदमी की सज़ा पूरी हो चुकी थी, फिर भी वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बनाए बड़े कड़ाहे वाले खाने की एक कौर खा सके। वो अक्सर एक और कौर पाने के लिए मारपीट तक कर बैठता और बाहर के लोग भी सिर फोड़कर यहाँ आने और खाने की कोशिश करते, जबकि मैं तो बस चौक पर तिलकुट शाओबिंग बेचने वाला था। लेकिन एक माफिया सरगना ने मुझे बलि का बकरा बनाकर यहाँ भिजवा दिया और अब बस एक हफ्ता बचा था कि मुझे गोली मार दी जाए। मैं गुस्से और पीड़ा से भर गया ही था कि जेलर का कप्तान मुझे पूछताछ कक्ष में ले आया और कहा कि मुझे चिकित्सा क्षेत्र के कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ शाओबिंग बना सकता था। ड्रैगन देश में ये किसी भी तरह से शेफ होना नहीं कहलाता। क्या मुझे 200 शाओबिंग बनाने पड़ेंगे? पर एक एक पल ज्यादा जी लेने की आस में मैंने मजबूरी में सिर झुकाकर हाँ कर दी। लेकिन उस हिस्से के रसोई घर के औजार बेहद साधारण थे, सामग्री भी ताज़ी नहीं थी और ऊपर से कैदियों के खाने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। 200 लोगों का खाना तैयार करना हो तो चाहे खाद्य देव झो सिंह को ही क्यों न बुला लाओ, भी काम आसान नहीं था। लेकिन अगर समय पर खाना नहीं बना पाया तो जेलर तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वे मौत की सज़ा पाए कैदी भी मुझे मार डालेंगे। मैं जब निराशा के चरम पर था तभी मेरे दिमाग में अचानक गुंथे आटे के सूप गेड़ा तांग की एक विधि संबंधी जानकारी भर गई और मैंने उंगलियां हिलाकर काम शुरू कर दिया। उसी समय पहले हिस्से के कुख्यात कैदियों के घूमने फिरने वाले आंगन में छोटे बालों वाला पीटर कुर्सी पर टेक लगाए धूप सेंक रहा था। यह आदमी जेल के भीतर हो या बाहर हर जगह अपना दबदबा रखता था। वो सचमुच का सरदार था। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और कुख्यात कैदियों के एक समूह को लेकर भोजनालय के दरवाजे के बाहर आ गया। उसने अपने पीछे खड़े गुंडों से ऊंची आवाज में पूछा, अरे बदमाशो, अगर दोपहर का खाना फिर से पहले जितना ही खराब हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? बगल में खड़ा एक दुष्ट आदमी दांत पीसते हुए बोला, उसे ऊपर वाले से मिलवा दो। तभी दरवाजे पर लगातार हुई तेज दस्तक ने भोजनालय में ध्यान बटाए बैठे जेलर साइलस को चौंका दिया। पता चला खाने का समय हो गया था, लेकिन जब उसने मुझे अभी भी रसोई में काम करते देखा तो उसकी आंखों में चिंता की एक झलक आ गई। वो मेरी हालत जानता था, इसलिए मुझे बचाना चाहता था, लेकिन रसोई का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। रसोई के 50 बड़े ड्रमों में सफ़ेद दलियां जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन देखने में ये साधारण लग रहा था। इसे आसानी से बहलाया नहीं जा सकता था। मैंने दरवाजे पर हलचल सुनी तो जल्दी से उसे मदद के लिए बुलाया कि एक बार उठा दे। साइलस ने सिर हिलाकर कहा, इसे बाहर पहुंचाने के बाद मैं तुम्हें पहले यहाँ से निकाल दूंगा, वरना वो हत्यारों का गिरोह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए थोड़ी अच्छी भावना पैदा हुई। लेकिन अभी सारे गेड़ा तांग को भोजनालय के बड़े खिड़की वाले काउंटर तक पहुंचाया भी नहीं था कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। लोहे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा और यहाँ तक कि उसे जबरन धक्का देकर खोलने की कोशिश भी होने लगी। हम दोनों की रफ्तार भी तेज़ हो गई। पहले कैदी खुद आकर खाना उठाते थे, पीटर अपने गुंडों से दूसरों को खाना बैठवाता था। लेकिन सुबह हुई उस क्रूर शेफ़ की खून खराबे वाली घटना के बाद शेफ़ और कैदियों के बीच संपर्क से बचना था। सब कुछ निपटने के बाद साइलस ने रसोई का दरवाज़ा बंद किया, फिर एक और रास्ते से मुझे पहले 99 नंबर की कोठरी तक ले गया और उसके बाद ही भोजनालय का दरवाज़ा खोला। पीटर चमड़े की जैकेट ओढ़े, मुंह में सिगार दबाए अंदर आया और उसके गुंडे आदर से पीछे पीछे चले। पीटर की नज़र भोजन खिड़की पर पड़ी। साइलस, नया शेफ कहाँ गया? साइलस ने न दबकर न डरकर कहा, यह बताना मना है। पीटर ने ठंडी हंसी हंसी और अपने गुंडे पशु बंदर को बुलाकर सबके लिए खाना बंटवाने भेज दिया। लेकिन जैसे ही पशु बंदर वहां पहुंचा वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण बाद ही उसने चौंक कर कहा, क्या ये सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा एकदम सख्त हो गया और वो तेजी से खाना बांटने वाली खिड़की की ओर बढ़ा। जब उसने खिड़की के भीतर करीने से रखे सफ़ेद गाढ़े सूप से भरे ड्रम देखे तो उसका पूरा मन खराब हो गया और साइलस को देखने वाली उसकी आंखों में कत्ल की नीयत आ चुकी थी। उन्हें सुअर का चारा खिलाने की हिम्मत! अगर उसने इस अपमान को सह लिया तो पीटर आगे से फिर कैसे सरगना बन पाएगा? साइलस अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसकी टेजर पकड़े हुई हथेली तक पसीज गई, इसलिए वो मनगढ़ंत कहानी गढ़ने लगा। पीटर, शांत रहो। ये तो विशेष रूप से एक रहस्यमय पूर्वी सर्वोत्तम शेफ को बुलाकर बनवाया गया व्यंजन है। इस मशहूर रसोइये ने कभी अकेले ही पूर्व के डार्क कुकिंग जगत को तहस नहस कर दिया था। वो बहुत काबिल है। पीटर ये सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। कुछ शब्द उसे ठीक से समझ नहीं आए, लेकिन सुने में ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था। उसी क्षण उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी। इस रहस्यमय प्राचीन पूर्वी देश में इस व्यंजन का नाम क्या है? साइलस पहले ही मुझसे पूछ चुका था, इसलिए उसने कुछ अलग लहजे में कहा, गेड़ातांग। इतना कहकर वो मुड़कर जाने ही वाला था कि पीटर ने उसे पकड़ लिया। भाई, तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर उसने पास वाली करछी उठाकर एक कटोरा भर लिया, लेकिन खुद नहीं खाया, बल्कि अपने गुंडे पशु बंदर के सामने धकेल दिया। पशु बंदर, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, ये सूप मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। पशु बंदर का चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखों में साफ नाखुशी थी। शुरू से ही उसे साइलस की बकवास पर यकीन नहीं था, लेकिन सरदार की बात भी नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने कटोरा उठाकर होंठों से एक घूंट लिया। किसे पता था, अगले ही पल वो बिजली गिरने की तरह होश खो बैठा और वहीं जड़ हो गया। एक गर्म, सुखद और खुशहाल एहसास जीभ की नोक से फैलकर पूरे शरीर में दौड़ गया, जैसे वो बचपन वाले अपने आप को माँ की गोद में पड़ा देख रहा हो। शंज उसने ईश्वर को भी मुस्कुराते देखा। पशु बंदर को लगा कि वो खुशी से मर ही जाएगा। पीटर ने पशु बंदर के इस भाव को देखा तो उसके मन में गहरी जिज्ञासा पैदा हुई और उसने सीधे खुद एक कटोरा भर लिया।
पल भर में ही वो पूरी तरह हिल गया। उसके सामने एक भ्रम सा उभरा, जैसे वो बचपन की झूली हुई कुर्सी पर बैठा हो और माँ की गर्मजोशी से देखभाल पा रहा हो। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास खड़ा छोटा जेलर साइलस दंग रह गया। क्या मामला है? गेड़ा तांग का एक कौर लेकर रो पड़ा। एक तरफ एक ऐसे देसी को देखो जिसने कभी ड्रैगन देश का खाना चखा ही नहीं और ऊपर से खुद को सरदार भी समझता है। सच में कचरा है, लेकिन हालात देखकर लग रहा था कि मेरी जान बच गई। आसपास खड़े उन तमाम छोटे छोटे गुर्गों ने देखा कि बड़ा भाई और वो जानवर जैसा बंदर खिचड़ी जैसा दलिया खा रहे हैं और उसका स्वाद ऐसा था जैसे जान देने वाला हो, तो उनमें से कोई भी खुद को रोक न सका। वे भी जोश में आकर एक एक कर बड़ी कटोरी भर भर कर खाने लगे और सबके चेहरों पर बयां न हो सकने वाली खुशी और संतोष झलकने लगा। उस समय पीटर ने पहले ही 3 बड़ी कटोरियां खत्म कर ली थीं। उसने अपने 2 आदमियों की ओर इशारा किया और उन लोगों ने एक ऊँग बचाकर पीटर की 31वीं मंजिल वाली आलीशान कोठरी में पहुंचा दिया। उसे अपने लिए भी कुछ बचा कर रखना था। एक बेतरतीब छीना झपटी के बाद दुखद लंच का समय समाप्त घोषित हो गया। 50 ऊँग गाढ़दार सूप का एक कतरा भी नहीं बचा। अभी अभी 2 गुट सिर्फ नीचे से जबरदस्ती अंदर घुसने को लेकर आपस में भिड़ गए थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल और 6 लोग हल्के घायल हुए। जेलर कप्तान मार्टिन जब अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा, तब तक दोनों गुट तितर बितर हो चुके थे। मार्टिन ने बिखरे हुए हालात देखकर सिर पकड़ लिया। कोने में अभी भी 5 कैदी अजीब सी तंद्रा में पता नहीं क्या कर रहे थे। शक के भाव के साथ वो पास गया और साफ देखकर उसकी आंखें और मुंह दोनों सिकोड़े बिना न रह सके। ये 5 कुख्यात अपराधी तो बड़े इत्मीनान से थालियां चाट रहे थे। ये तो हद से भी आगे था, जैसे अजीबपन की माँ ने अजीबपन के लिए दरवाजा खोल दिया हो। उसने सबको खाने के शोर से बाहर निकाला, तब जाकर जेल अधीक्षक को फोन किया और छोटी सी झड़प की संक्षिप्त रिपोर्ट दी। जेल अधीक्षक कुछ हैरान तो हुआ, मगर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। बस मार्टिन से कहा कि रात के खाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची ढूंढ लो, और उस बेचारे, यानी वो विक्रेता जो चपाती जैसा शाओबिंग बेचता था, हत्या के दोषी से अब खाना मत बनवाना। एक बार काम चला लेने से बड़ा हादसा नहीं हुआ, यही बहुत है। मार्टिन ने मुंह से तो हाँ कर दी, लेकिन मन ही मन गालियां देने लगा। जब उसी से बनवाना है तो फिर किसी और को कहाँ से लाए? और मैं इतना स्वादिष्ट गाढ़दार सूप बना सका वो सिर्फ इसलिए कि खाना बनाने से पहले मेरे साथ बड़ी कड़ाही वाला भोजन सिस्टम जुड़ गया था। जब मैं दोपहर की नींद से जागा, तब तक मुझे 200 से ज्यादा संतुष्टि अंक मिल चुके थे। 300 अंक पूरे होते ही एक बार कान से लॉटरी निकाली जा सकती थी और पुरस्कार पेटी में मुझे चाहिए थी मृत्युदंड की कार्रवाई स्थगित करने वाला कार्ड। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे जल्दी जल्दी और ज्यादा संतुष्टि अंक इकट्ठा करने होंगे। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और सिलास कोठरी के बाहर आ पहुंचा। असल में वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुलाने आया था। मैंने फुर्ती से हाँ कर दी, लेकिन सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए एक सहायक भी तय किया जाएगा। वो एक भरे पूरे शरीर वाली गरिमामयी सी बाज ईगल जनरल जैसी सुंदर महिला थी, जिसे पहले कभी चीनी भोजनालय में काम करने का अनुभव था। लगता है जेल में इस तरह की पाक कला के सहारे कुछ विशेष सुविधाएं मिल ही जाती हैं। लेकिन जब सोफिया ने मेरी नज़र को महसूस किया तो उसकी आंखों में ठंडक भर गई। यहाँ तक कि सिलास को चेतावनी देने पर भी उसने अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। सिलास ने बोलकर हमें जल्दी खाना बनाने को कहा और खुद रसोई के बाहर इंतजार करने चला गया। मैं अभी बोलने ही वाला था कि सोफिया ने बीच में टोक दिया, तुम जैसे लोगों को तो 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी। सोफिया ने दांत पीसते हुए ये कहकर पास की दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद करके चुप हो गई। और मैंने भी उसकी परवाह करना छोड़ दिया और अपनी नज़र आज इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर डाल दी। फ्रिज की एक बार जांच करने के बाद मैं आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वहां लगभग कुछ भी अच्छा नहीं था। मांस, सब्जियां वगैरह सब बहुत कम थे। बस सादा नूडल्स ही चुने जा सकते थे। और नंबर 1 कोठरी में पीटर घबराकर उस मेडिकल डॉक्टर को देख रहा था। क्या मेरे भाई के होश में लौट आने की कोई संभावना है? तुम्हारे भाई की इस हालत में होश में आने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। मैं सलाह दूंगा कि उसे इस तरह की वेजिटेटिव हालत में बनाए रखने से बेहतर है उसे शांति से इस दुनिया से जाने दिया जाए। पीटर के दिमाग में जोर का धमाका हुआ। उसका शरीर भी लड़खड़ा गया। एक पल में मानो वो कुछ साल और बूढ़ा हो गया हो। उसने रॉबिन्स कोई परेशानी नहीं दी, बस कमज़ोर सी आवाज़ में धन्यवाद कहा। पीटर बिस्तर के पास बैठा था, अपने भाई गीला का हाथ थामे हुए। उसकी आंखों में गहरा शोक था। बड़े भाई ने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। अगर कोई तुम्हें जगा सकता है तो मैं अपने हाथ की सारी दौलत और सत्ता छोड़ने को भी तैयार हूँ। दृश्य बदला। मेरी तरफ की सादा नूडल्स लगभग तैयार हो चुकी थी। पहले मैंने अपने लिए एक कटोरी बनाई और तभी उसकी लजीज खुशबू पूरे घर में फैल गई। सोफिया ने सादा नूडल्स की खुशबू सूंघी जैसे हल्की सी बिजली का झटका लगा हो, और उसकी लार पहले ही होंठों के कोने से टपकने लगी। सोफिया की हालत देखकर मैंने सीधा कह दिया, खाना है तो नहीं दूंगा। फिर मैं सिसकारी भरते हुए एक बड़ा घूंट लेने लगा और मेरा चेहरा आनंद से भर गया। सोफिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो तुरंत तिलमिला उठी और उसका चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। उसने दांतों के बीच से एक बात निकाली, मैं तुम जैसे सामाजिक कचरे से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं सोफिया मर भी जाऊं तो तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद सैलास और सोफिया दोनों रसोई के पीछे कटोरे लिए खड़े थे और कांटे से लगातार नूडल्स मुंह में डाल रहे थे। उनके चेहरों पर सुख और तृप्ति झलक रही थी।
सैलास को आखिर समझ आ गया कि दोपहर में उन कैदियों ने खाने की छीना झपटी में क्यों लड़ाई की थी। ये खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था और उसके मन में मेरे लिए एक सी सराहना पैदा हो गई। रात के खाने का समय अभी आया भी नहीं था कि रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लग चुकी थी और लोहे का फाटक लगातार तेज तेज पीटा जा रहा था। सैलास ने देखा कि मैंने सब कुछ पहले ही ठीक से व्यवस्थित कर लिया है, तो उसने एक सहकर्मी से सोफिया को वापस ले जाने को कहा। ले जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, पर शायद आसपास के लोगों की वजह से कह नहीं पाई। इसके बाद सैलास ने कैदियों को रेस्टोरेंट के अंदर लाया। आज रात अंदर आने वाला पीटर नहीं, बल्कि बाघ बंदर था। दोपहर की तरह बाघ बंदर अपने कुछ मातहतों को साथ लेकर खिड़की के अंदर गया और कतार में लगे कैदियों को खाना परोसने लगा। टब में तैरती नूडल्स देखकर बाघ बंदर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर भौहें सिकोड़कर धीमे से शिकायत करने लगा। ये नूडल्स हैं? मुझे सबसे कम पसंद यही पास्ता है और बड़े भाई को तो इससे भी ज्यादा नफरत है। लेकिन क्योंकि दोपहर में मेरा खाना अच्छा बना था, उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये नूडल्स सिर्फ निकाल कर नहीं खाए जा सकते, इन्हें मेरे द्वारा खास तैयार किए गए गर्म सूप के साथ खाना होता है। इतना कहकर मैंने हाथ बढ़ाकर पास वाले इंसुलेटेड बड़े टब का ढक्कन खोल दिया। एक ही पल में मनमोहक खुशबू और उठती भाप उस इंसुलेटेड टब से जोरदार तरीके से बाहर फूट पड़ी और तेजी से पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। जिसकी भी नाक तक वो खुशबू पहुंची, उसके मुंह में लार भर आई। बाघ बंदर भाई, जल्दी से खाना परोसना शुरू करो, भाई लोग सच में अब और नहीं झेल पा रहे। बाघ बंदर ने भी जल्दबाजी नहीं की। वो 2 कदम आगे बढ़ा, टब के अंदर देखा और खुशबू से कुछ देर तक घिरा रहने के बाद जल्दी से बड़े भाई के लिए 5 पैकेट बांधकर भेज दिए। तभी जाकर उसने कैदियों को खाना परोसना शुरू किया। और नंबर 1 कोठरी में रहने वाला बड़ा बिल्ली छोटे भाई की बात को लेकर मन में दबी आग लिए बैठा था, जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। तभी बुलौंग अपने 2 मातहतों के साथ लचकते हुए एक इंसुलेटेड टब उठाकर दरवाजे से अंदर आया। क्योंकि उन्हें डर था कि देर हो जाने से खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, वे दरवाजे में घुसते ही पहले अनुमति लेने का नियम भूल गए और नतीजा ये हुआ कि पीटर ने उनकी जमकर खिंचाई कर दी। तीनों इतनी घबराए हुए थे कि उनके दिल बैठ गए। मन में बस उथल पुथल मची थी। जब ये पता चला कि रात का खाना नूडल्स यानी साधारण चुंगयांग नूडल्स हैं, तो पीटर ने जोर से मेज पर हाथ मारा और बुलौंग को देखती उसकी आंखों में ठंडक भर गई। बुलौंग घबराकर घुटनों के बल बैठ गया। फिर एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि मिन्नतें करने के लिए मुंह खोलना भी उसके बस में नहीं था और साथ के दोनों छोटे मोटे भी डर के मारे जमीन पर धंस गए। फिर बस एक दहाड़ सुनाई दी, जाकर उस रसोइये को मेरे लिए मार डालो। कौन जानता था कि इसी समय उसके छोटे भाई का हाथ अचानक कसकर पकड़ लिया गया। पीटर की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले और रजाई भीग गई। देखा गया कि जीला की कुछ धुंधली सी आंखें पीटर को घूर रही थीं। होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो कुछ कह रहे हों। पीटर सदमे से जल्दी संभला, जीला के पास थोड़ा झुकर गया। तभी उसे जीला की बहुत कमज़ोर सी आवाज़ साफ सुनाई दी। भाई, खाना क्या है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर ने सुनते ही खुशी से रो पड़े और जल्दी से अपने छोटे भाई से पूछा, क्या यांगचुन नूडल्स खत्म हो गए? सौभाग्य से थोड़ा सा बचा था। भले ही पीटर को थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन अपने भाई के लिए उसे भी मजबूरी में कड़वी गोली निगलते हुए उन्हें उठवाकर लाना ही पड़ा। उस समय पीटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने धैर्य रखकर छोटे भाई से कहा, मैं इसे खुद खाने नहीं जा रहा, बल्कि इस नूडल की खुशबू ने जीला को वेजिटेटिव अवस्था से जगा दिया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के जांच करने के बाद शायद वो इसे खा ले। ये सुनते ही तीनों छोटे भाई वहीं जड़ खड़े रह गए। अंततः 3 विशेषज्ञों की संयुक्त जांच के बाद एक मत से यह माना गया कि यह चिकित्सा इतिहास में न दोहराया जा सकने वाला चमत्कार है। पीटर ने अपने संपर्कों के जरिए उसी रात अपने भाई को सबसे अच्छे अस्पताल में पुनर्वास उपचार के लिए भेज दिया। जाते समय भाई के जोरदार आग्रह पर पीटर ने थोड़ा सा यांगचुन नूडल्स वाला थर्म्स कंटेनर भी साथ ले लिया। इस हरकत से उसे लेने आई एम्बुलेंस बहुत हैरान रह गई। अस्पताल में क्या खाने पीने की कमी थी? और मैं रात का खाना बनाने के बाद जेलर सैलास द्वारा 99 नंबर की कोठरी में वापस भेज दिया गया और इसी यांगचुन नूडल्स की वजह से मेरी फांसी 7 दिन के लिए टल गई। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बलि का बकरा बनाने वाले उस काले गिरोह के सरगना ने मेरे स्थगित होने की खबर मिलते ही तुरंत जेल के फरार अपराधियों से संपर्क किया और उन्हें हर हाल में 6 दिन के भीतर मुझे खत्म करने का आदेश दिया। अगली सुबह होने से पहले ही मैं रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच गया। तब सैलास सोफिया को लेकर पहुंचा। सोफिया का रंग रूप अच्छा लग रहा था, बस उसकी नज़रें मुझसे थोड़ा बचती हुई थीं और उसने थोड़ा बहुत सज धज भी कर रखी थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले मैंने सामग्री की जांच की, जो अब भी उतनी ही कंगाल सी थी। एक आह भरने के बाद मैंने आखिरकार मंटूजान दाजिंग बनाने का फैसला किया। दोनों की मदद से मंटूजान दाजिंग जल्दी ही तैयार होने वाला था। स्टीमर में आकार ले चुके मंटू को देखते हुए सोफिया की आंखों में सिर्फ हैरानी थी। ये चीज़ न तो ब्रेड जैसी लगती है, न पिज्ज़ा जैसी। क्या इसे खाया जा सकता है? लेकिन रात में बनाई गई मेरी यांगचुन नूडल्स याद आ जाने पर उसने और कुछ नहीं सोचा। इस समय पहले ही काफ़ी कैदी थे, जो कैंटीन के दरवाजे पर धड़धड़ा कर पीट रहे थे। इससे सेलस तक नींद में बुरी तरह चौंक गया। आमतौर पर सुबह 7 बजे नाश्ता खाना लगता था और अभी तो सिर्फ 6:30 बजे थे। ये कैदी कहीं पागल तो नहीं हो गए? वो कैंटीन के अंदर से दरवाजे के पास गया और हंगामे की बात सुनी तो और भी दंग रह गया। जल्दी दरवाज़ा खोलो,
हमें खाना चाहिए। हे भगवान, जल्दी खाना परोस दो, अब और सहन नहीं होता, हमें मत सताओ। सेलस का चेहरा तड़प गया। ये क्या खाने की बात हुई? नशा छुड़ाने वाले केंद्र भी इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं करते। मैं भी अपनी बनाने की रफ्तार बढ़ा दी। जल्दी ही बस आखिरी सॉस वाला चरण बचा। ये चीज़ मशीन से नहीं बन सकती, इसे हाथ से ही बनाना पड़ता है। 30 पाउंड वजन वाली विशाल लोहे की कढ़ाई को मैं बड़ी आसानी से उछालकर भून रहा था। जैसे ही सोफिया और सेलस ने यह दृश्य देखा, वे वहीं हैरान रह गए। 30 पाउंड की कढ़ाई को इतनी सटीकता से संभाल पाना बिना 10-8 साल की प्रैक्टिस के असंभव है। लेकिन अभी मैं मुश्किल से 20-22 साल का ही हूँ। क्या इस लड़के ने 10 साल की उम्र से ही कढ़ाई उछालना सीखा था? यकीन करना मुश्किल था। आखिरकार 10 मिनट बाद भाप वाले बन और सॉस दोनों तैयार हो गए। कैंटीन के बाहर के कैदी पागलों की तरह लोहे के बड़े दरवाजे को पटक रहे थे, जिससे जोरदार आवाजें गूंज रही थीं। खासकर अगुआ बंदर आदमी और भी ज्यादा चिल्ला रहा था कि अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला गया तो वो जबरदस्ती तोड़ देगा। मैंने जल्दी से सोफिया और सेलस को मदद के लिए बुलाया। हम तीनों ने स्टीमर से बन निकाले और एक बाल्टी भर सॉस को बाल्टियों में बांट दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद सेलस ने आखिरकार कैंटीन का दरवाजा खोला। बंदर आदमी अपने बड़े झुंड के साथ तुरंत अंदर घुस आया, लाल आंखों से गरजता हुआ मानो उत्तेजक दवा ली हो। यहाँ तक कि इस सब का असली कारण मैं भी नहीं सोच सकता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। बंदर आदमी हमेशा की तरह खाना लेने वाली खिड़की पर गया। जैसे ही उसने एक सफ़ेद आटे का बन देखा, वो तुरंत दंग रह गया। शेफ यूं, ये क्या अजीब चीज़ है? पूरी रात भूखा रहने के बाद तुम मुझे यही खिलाओगे? बंदर आदमी के मन में भी थोड़ा डर बैठ गया। सेलस ने नाराज़ होकर कहा, मी, यूं के बनाए खाने को तुम लोग खा चुके हो, अब लाइन में लगो और खाना लो। तब बंदर आदमी ने सिर हिलाया और सबको कतार में लगने का इशारा किया। हर आदमी की प्लेट में 2 बड़े बन रखे गए और ऊपर से एक करछी सॉस डाली गई। कैदियों ने यह खाना देखा तो सबके चेहरे पर खामोशी और अविश्वास था। ये वाकई बहुत ही दयनीय लग रहा था। सबसे पहले भोजन लेने वाला ब्रून का छोटा भाई जीगे था। ब्रून उसके पीछे पीछे था, इसलिए जिले 1 में वो हमेशा ही दबंग और अकड़ू रहता था। थाली में पड़े भाप वाले बन और उस बेचारी सी चटनी को देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। खाने की मेज पर बैठकर उसने गला बनाकर जोर से हल्ला किया। पूरी रात से इंतजार कर रहा था और इन्हें ये खिलाया जा रहा है। अगर ये स्वादिष्ट नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा करने का दोष मत देना। ये कहकर उसने बन का एक टुकड़ा नोचा, थोड़ा सा सॉस में डुबोया और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल जीगे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये अनोखा स्वाद उसके मुंह में एकदम फट पड़ा। हे भगवान, क्या ये इंसानों के खाने लायक अद्भुत भोजन है? उसने चौंकर पुकारा और फिर भूखे भेड़िए की तरह झपट कर खाने लगा। उसका हाव भाव ऐसा था जैसे वो अभी अभी शरणार्थी शिविर से निकला हो। बाकी जो कैदी अभी अभी खाना लेने आए थे, उन्होंने जीगे को ऐसा करते देखा तो वे भी जोर जोर से खाने लगे। बन को लाल सॉस में डुबोते ही उसमें छिपी बेहतरीन सॉस की सुगंध किसी आपदा की बाढ़ की तरह फट पड़ी और स्वाद कलिकाओं में दौड़ गई। इस सुगंध के अचानक विस्फोट से मिलने वाला आनंद उन्हें पल भर में सुख और उल्लास में डुबो गया। पूरे भोजनालय में भी प्रशंसा की आवाज़ें गूंज उठीं। मेरे मी पापा ने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सच में ये तो ड्रैगन कंट्री के विशेष दर्जे के शेफ का कमाल है। पिछले उन अधकचरे लोगों से तो कहीं बेहतर। अब तो रोज़ बस और कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाने का मन करता है। मुझे तो अब जेल से बाहर निकलना ही नहीं है। यीशु भी मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। बाहर क्यों निकलें? क्या बाहर जाकर ऐसा स्वाद मिल सकता है? चाहे कुछ भी हो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। सोफिया ने ये बातें सुनी तो उसके सारे जीवन मूल्य चूर चूर हो गए। उसकी सुंदर आंखें मेरी ओर देखती रह गईं और वो कुछ पल के लिए खो सी गईं। राउंड हेड स्टैंड जनरल ने कैदियों को इस कदर मोहित कर दिया कि ये मानो देव कला सा चमत्कार था। ये तो कल वाली सूजी हुई नूडल्स से भी ज्यादा अद्भुत था। सिलास तुरंत उस बेहद स्वादिष्ट चीज को चखना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान खास थी। कैदियों के सामने ऐसा करना ठीक नहीं होता, इसलिए वो बस चुपके से लार निकलता रहा। ब्रून कल रात की तरह एक थर्म्स इंसुलेटेड बॉक्स भरकर अपने 2 छोटे साथियों के साथ उत्साह में भोजनालय से बाहर निकल गया। भले ही पीटर आज सुबह खाने नहीं आया था और उसने ये भी नहीं कहा था कि उसके लिए खाना ले जाना है, लेकिन अपने बॉस के सामने अच्छा दिखने का ये मौका कैसे छोड़ा जा सकता था। नाश्ता आधे घंटे तक चला। कैदियों ने अपनी थालियों पर लगी चटनी को बनों से ऐसे साफ किया कि थालियां तारों जैसी चमकने लगीं। एक भी चीज़ बर्बाद नहीं हुई। जब से मैंने रसोई में चम्मच ढूंढना शुरू किया है, बर्तन धोने काम बहुत आसान हो गया है। अब हर दिन वे बहुत स्वेच्छा से अपनी थाली पूरी साफ कर देते हैं, ज़रा सी भी बर्बादी नहीं होती। जब खाने वाले लोग पेट भरकर 2-4 के समूह में चले गए तो रेस्टोरेंट में सिर्फ जीगू भाई अकेला रह गया। आज वो खूब खा पीकर मस्त हो गया था। उसने अपने बीमार पैर की बालों को झाड़ा, ट्रे लेकर भोजन खिड़की पर आ गया। उस समय खिड़की के भीतर खाना बांटने वाला व्यक्ति बदलकर सोफिया हो चुका था। खूबसूरत, मुझे फिर से 2 भाप वाली रोटियां और 1 चम्मच बड़ा सॉस दे दो। सोफिया ने पीछे रखे खाली गर्म रखने वाले डिब्बे पर नजर डाली और थोड़ा असमंजस में बोली, भाप वाली रोटियां तो खत्म हो गई हैं और तुम पहले ही 4 बार खाना ले चुके हो। क्या यकीन है कि अब भी खा पाओगे? जीगू भाई ने ठंडी हंसी हंसी। नाटक मत करो, तुम्हारी किचन हमेशा अपने लिए कुछ न कुछ बचा कर रखती है। जल्दी निकालो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सोफिया ने सीधे बाहें बांध लीं और उसकी बात को अनसुना कर दिया। जीगू भाई की आंखों से जैसे आग निकलने लगी।
उसने झपट कर ट्रे उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी। सोफिया ने ठंडी हाँसी के साथ हल्का सा करवट ली और बेपरवाही से बच गई। ट्रे पीछे की दीवार से टकराकर जोर से धमाका कर गई। जीगू भाई और भी भड़क उठा और गुस्से में तमतमाता हुआ खाना बांटने वाली खिड़की के कमरे में घुस गया। लेकिन जब उसकी नज़र सोफिया के चेहरे और कद काठी पर पड़ी तो वो दंग रह गया। उसके मन में टेढ़ी नीयत आ गई और वो झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा। सोफिया के बचने से पहले ही पीछे से हवा चीरने की आवाज़ आई। किचन के मुर्गियों वाले हिस्से से एक विशाल काला कड़ाही उड़ती हुई आई और धड़ाम की आवाज़ के साथ जीगू भाई के चेहरे पर जा पड़ी। उसी जगह उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो लड़खड़ा गया। हालांकि वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, लेकिन मेरी डरावनी ताकत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी बड़ी लोहे की कड़ाही फेंक कर मारना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। जीगू भाई अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, सिर्फ खाना बनाने वाला होकर भी लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? ज़रा पूछताछ कर लो, देखना जिले में कौन है जो मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत करे। तुम लोग इंतजार करो। इतना कहकर जीगू भाई आधा चेहरा पकड़े पकड़े जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सैलास ने धीरे से याद दिलाया, ये जीगू भाई खास तरह का शौक रखता है। जिले की जेल में उसके संबंधों का जाल बहुत जटिल है। खासकर ब्रूलों के साथ उसका रिश्ता बहुत साधारण नहीं है। शायद वो ब्रूलों को ही बुलाने गया है। वो अपने पद का इस्तेमाल करके बीच में दखल देना चाहता था, लेकिन इस जेल में एक अनलिखा नियम था। जेलर काम सिर्फ जेल की सबसे बुनियादी व्यवस्था बनाए रखना है, जबकि कैदियों के आपसी झगड़े कैदियों का अपना मामला है। जेलर उनमें दखल नहीं दे सकते। फिर भी सैलास ने हिम्मत जुटाकर कहा, थोड़ी देर में ब्रूनो आएगा, तब मैं उससे बात करूंगा। मैंने थोड़ा याद किया तो लगा कि ब्रूनो वही बड़ा मोटा आदमी होना चाहिए। सोफिया ने हल्के से मेरी कमीज का कोना खींचा। चेहरे पर मनमोहक भाव था। मैं अभी बोलने ही वाला था कि रेस्तरां का दरवाज़ा अचानक खुल गया। सचमुच ब्रूनो 2 छोटे साथियों के साथ तेजी से अंदर आया। चेहरा घबराया हुआ था, जैसे कोई बात हो। ठीक उसी समय वो सामने से टकरा गया जो अभी बाहर निकलने ही वाला था। जिगे की आंखें तुरंत लाल हो गईं, मानो रोने ही वाला हो। उसकी आंखों में शिकायत भरी थी, जैसे किसी रूठी हुई छोटी बहू की तरह। लॉन्ग भाई, उस घटिया रसोइये ने मुझे मारा। ईगल, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। ब्रो ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने जिगे के इशारे की दिशा में देखा और मुझे वहीं शांत चेहरे से अपनी ओर देखते पाया। ब्रो ने एक घूंट लार निकली, उसके होंठ फड़क उठे और उसने हाथ उठाकर जिगे के चेहरे पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया। खाली रेस्तरां में वो साफ चटाक की आवाज़ गूंज उठी। इसके बाद ब्रो तेजी से मेरी ओर बढ़ा। अभी वो मुझसे कुछ दूरी पर ही था कि उसने एक सुंदर भव्य सा झुकर अभिवादन किया और मेरे सामने आकर बोला, युन भाई, मैं अपने मातहतों को ठीक से संभाल नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बात को नज़रअंदाज कर दीजिए। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। एक पल में पूरे रेस्तरां की हवा जैसे जम गई। कोई भी ज़रा सी आवाज़ तक नहीं कर रहा था। दूर खड़ा जिगे की आंखें ऊँट की घंटियों जितनी बड़ी खुली रह गईं, उसका जबड़ा तक नीचे गिर पड़ा। वो पूरी तरह सन्न था। सैराज तो और भी ज़्यादा स्तब्ध था। मानवीय दैत्य ब्रो मुझे देखते ही जैसे बिल्ली देखकर चूहा हो गया हो। ये बात विश्वास के बाहर थी। जेल में इतने साल काम करने के दौरान उसने पहली बार ब्रो का ऐसा चेहरा देखा था। सोफिया के चेहरे पर घोर आश्चर्य लिखा था और उसकी आंखों में कुछ उत्साह भी मिला हुआ था, जैसे उसने कोई बेहद कीमती खजाना खोज लिया हो। आंखों में चमकती रोशनी फैल रही थी। मैंने भौहें हल्की उठाकर धीरे से पूछा, हम एक दूसरे को जानते हैं? ब्रो ने एक ईर्ष्यालु सी मुस्कान के साथ कहा, बॉस ने कहा है आगे से आपको देखना मतलब बॉस को देखना। बॉस ने मुझे आपको बुलाने को कहा है। वजह क्या है ये आप वहाँ पहुँच जान जाएंगे। ब्रो इतना कहकर आदर से मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। उसमें ज़रा भी अधीरता नहीं थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर ब्रो को रास्ता दिखाने को कह दिया। 1 नंबर कमरे की ओर जाते समय सोफिया को भी सैराज के साथ वापस जोन 1 जेल ले जाया गया। गलियारे से बाहर निकलते समय मैंने कुछ कैदियों को झगड़ते सुना। वो अचानक रुक गया और सैराज से पूछा कि क्या हुआ है। सील्स ने भौहें चढ़ाई और सोफिया को साथ लेकर आवाज़ की दिशा में थोड़ा और पास गया। तभी उसे सुनाई दिया कि कोई कैदी चिल्ला रहा है, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी सज़ा पूरी हो चुकी है, फिर भी मैं नहीं निकलूंगा। बाहर ऐसा कौन सा बढ़िया बचा हुआ खाना है, सिर्फ बेवकूफ़ ही बाहर जाएगा। आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये गाली गलौज सुनकर सोफिया और सील्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों वहीं स्तब्ध रह गए। उधर जेल के बी जोन में आविला यहाँ का बिन ताज का राजा था और इस समय वो एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो आदमी डरते डरते सफाई देने लगा, बॉस, मैं जानबूझकर इस जोन से संपर्क नहीं रख रहा। असल में उनकी खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये वजह सुनकर आविला पूरी तरह अवाक रह गया। अधेड़ उम्र का आदमी ईमानदारी से बोलता रहा, बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। कल दोपहर मुझे जेल गार्ड ने काम पर बुलाया था और रात में मुझे ए जोन के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भेजा गया। वो यांगचुन नूडल्स वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। पूछताछ करने पर पता चला कि ए जोन में एक मौत की सज़ा पाया कैदी है जो रोंगुओ का विशेष श्रेणी का शेफ है। वही यांगचुन नूडल्स बनाता है। आज सुबह मन हुआ तो मैंने $1000 खर्च करके एक बुन जरदार खरीदा। आविला ने उसकी सच्ची सी आवाज़ सुनी तो लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन बात इतनी अकल्पनीय थी कि उसे समझ ही नहीं आया। $1000 में बंस वाला वो व्यंजन खरीदना, क्या वो आदमी दिमाग से पैदल हो गया था? एक वक्त का खाना कितना ही स्वादिष्ट हो सकता है? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा,
वाकई इतना स्वादिष्ट है? अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, बॉस, मैंने कल रात वो नूडल्स खाए थे और पूरी रात सो ही नहीं पाया। सच में बहुत स्वादिष्ट थे, इतने स्वादिष्ट कि पेट तक असाधारण रूप से उत्तेजित हो गया। आविला की आंखें हल्की सी मिचमिचाईं। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा, मिलर, आज दोपहर किसी तरह वो खाना जो तुम ले जाओगे मेरे लिए ले आना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस रसोइये में आखिर कितनी काबिलियत है। क्या सचमुच एक ही खाना पेट भर दे और मुझे भी रात भर सोने न दे? पीछे खड़ा आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला, जी बॉस। दोपहर नज़दीक आते आते मैं और सोफिया काफ़ी पहले से रसोई घर में जुट गए थे। आज दोपहर कुछ नई सामग्री भी जोड़ दी गई थी, इसलिए मैं जिन व्यंजनों को बना सकता था उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। और अभी मैं जो खाना बनाने वाला था वो तो रोंगुओं की खान पान संस्कृति के सार का एक भव्य व्यंजन था। मैं बनाते बनाते सोफिया को समझा भी रहा था। प्रगति भले थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब तक सोफिया ये सीख लेती मुझे सब कुछ खुद नहीं करना पड़ता। आधे घंटे बाद आखिरकार दोनों काम पूरा हुआ। अब बस 10 मिनट और दम देना था, फिर खाना तैयार हो जाता। इसी बीच रेस्टोरेंट के बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी गूंज उठी। कैदी खाना लगने की जल्दी कर रहे थे। इस समय जेल प्रहरी दल के कप्तान मार्टिन दूसरे दरवाजे से तेज़ी से भोजनश में घुसा। उसने अपने कॉलर को थोड़ा सा ठीक किया और भोजनश का भारी लोहे का दरवाज़ा खोल दिया। चमड़े की जैकेट पहने छोटे बालों वाला पीटर बेहद फुर्तीले अंदाज में सबसे आगे चला। अपने साथियों को लेकर क्रमबद्ध रूप से अंदर दाखिल हुआ। बेस्ट मानव बंदर 10-12 साथियों के साथ भोजन लेने की खिड़की तक आया। मुझे देखते ही अपने पीछे खड़े साथियों के साथ एकदम पंक्तिबद्ध होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। 90 डिग्री झुककर एक साथ जोर से बोला, यूं भाई नमस्ते, भाभी नमस्ते। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर बोला, मजाक मत करो, जल्दी भाइयों को खाना दो। बेस्ट मानव बंदर और उसके पीछे के साथी फिर से 90 डिग्री झुके। पास खड़ी सोफिया घबरा गई। वो भले ही जोन 1 में अपनी मेहनत से कुछ हैसियत बना चुकी थी, लेकिन उसने कभी ऐसे व्यवहार का आनंद नहीं लिया था। अभी अभी आए मार्टिन ने यह दृश्य देखकर वहीं ठिठक गया जैसे भूत देख लिया हो। उसकी आंखें कुछ सुन्न सी हो गईं। वो मेरी ओर उंगली उठाकर हकलाता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जब बेस्ट मानव बंदर ने देखा कि कोई मुझे यूं ही उंगली दिखा रहा है तो वो तंज कसते हुए बोला, कप्तान मार्टिन, अपनी उंगली हटा लो, तुम भी नहीं चाहोगे कि कुछ हो जाए। कैदियों द्वारा आमने सामने चुनौती दिए जाने पर मार्टिन का चेहरा तुरंत बदल गया, कभी हरा कभी सफ़ेद, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं निकाल सका। उस पल उसे अचानक समझ आ गया कि सिर्फ 24 घंटे में ही मैं जोन 1 की सबसे बड़ी ताकत के साथ एक गुट में जुड़ चुका था। पीटर कुछ दूरी पर खड़ा था, उसकी नज़रें लगातार यहीं टिकी थीं। साफ था कि उसने इसे मौन स्वीकृति दी थी। मार्टिन ने एक लंबी सांस ली और उदास चेहरा बनाए भोजन से बाहर चला गया। खाना बांटना सामान्य रूप से शुरू हुआ। जब कैदियों ने देखा कि दोपहर का भोजन भाप से भरे सफ़ेद गोल गोल भाप के पुए हैं तो सब खिल उठे। बड़े और सफ़ेद भाप के पुए किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। जहाँ तक बड़े उबले मिक्स सब्जियों वाले व्यंजन की बात है, जैसे ही वो बाहर आया कैदियों की आंखें चमक उठीं। ओह मेरे भगवान, मुझे तो भाप के पुए सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ब्रेड व्रेड सब तो बस कचरा है, यूं भाई की रसोई कला तो कमाल है। कैदियों की तारीफ सुनकर मेरे मन में अनजाने में कुछ उपलब्धि सी महसूस हुई। कभी कभी ये लोग भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। उस समय बी क्षेत्र की अवीला अपने सामने रखे 2 ट्रे देख रही थी। बाईं तरफ 2 बड़े से भाप वाले बन थे और दाईं ट्रे में कुछ स्टीव स्टू सब्जियां थीं। मिलर सूट टाई में सजा हुआ, हाथों में हल्की पसीने की नमी लिए बोला, दी, बस यही चीज़ें हैं, कृपया चख कर देखिए। दाईं तरफ की थाली से आ रही खुशबू सूंघते ही अवीला ने तुरंत और देर नहीं की। उसने थोड़ा सा सुगंधित स्टीव अपने मुंह में डाला। जैसे ही वो हल्के हल्के चबाने लगी, इसकी सादी मगर कोमल नरम बनावट जीभ से होती हुई दिमाग तक फैल गई। इस अद्भुत स्वाद ने तो जैसे उसकी खोपड़ी ही उड़ा दी। कांटे को पकड़े उसका हाथ कुछ कांपने लगा। उस पल ऐसा लगा जैसे वो बोलने की क्षमता ही खो बैठी हो। जीभ ने दिमाग के आदेशों की बिल्कुल परवाह नहीं की, बस मुंह में मौजूद उस चरम स्वाद का आनंद लेने में लगी रही। अवीला की आंखों में 2 गर्म आंसू बह निकले और बगल में खड़ा मिलर तो हक्का बक्का रह गया। दी, आप ठीक तो हैं? क्या उन छोटे बदमाशों ने जहर तो नहीं डाल दिया? मिलर ने देखा कि बॉस का हाल कुछ अजीब है तो उसने मनमाने अंदाज में अंदाजा लगा लिया। वहीं अवीला ने हाथ हिलाकर मिलर को बेकार की बातें न सोचने का इशारा किया और खुद ही बनों को स्टीव के साथ बड़े चाव से निगलने लगी। चेहरे पर गहरा संतोष था। दोनों बड़े भाप वाले बन खत्म होते होते स्टीव भी साफ हो गया। मैं और खाना चाहती हूँ, और है क्या मिलर? उसकी हालत देखकर मिलर भी एकदम सन्न रह गया। कुछ नहीं बचा। अवीला की सुंदर आंखें एकदम मिलर की तरफ मुड़ी और वो ठंडी आवाज में बोली, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। बी क्षेत्र में इतना शानदार रसोइयां हैं और हमारे बी क्षेत्र में नहीं। इसी तरह चलता रहा तो सब लोग एक क्षेत्र में ट्रांसफर होना चाहेंगे और हमारा बी क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जाकर भाइयों को बता दो, आज दोपहर की बाहर की हवा के वक्त सब मिलकर थोड़ा धमाल मचाएं। जल्द ही जेल अधीक्षक के कार्यालय को बी क्षेत्र के कैदियों के सामूहिक विरोध की खबर मिल गई। लानत है, क्या वे सब पागल हो गए हैं? उस अवीला ने उन्हें कैसे भड़काया? मार्टिन पसीना पोंछते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन उनकी मांगें बहुत साफ हैं। वे रसोइयां बदलवाना चाहते हैं और उसी जोन जैसा कोई रसोइयां चाहिए। जेल अधीक्षक चौंक गया। रसोइयां तो चीन देश का है, फिर भी ये लोग उसकी डार्क कुकिंग खाना चाहते हैं।
दूसरी तरफ मैंने जेल के कोल्ड स्टोरेज में बहुत थोड़ी सी जमी हुई मांस की मात्रा पाई। खोल कर देखा तो अरे बाप रे, गोमांस, सुअर का मांस, घोड़े का मांस वगैरह सब तरह तरह के हिस्से थे। बड़ा मज़ेदार था। तो मैंने सबको मिलाकर एक छोटी सी शी हनी सॉस तैयार कर ली। सोचा चुपके से अपने लिए रख लूँगा, क्योंकि रसोई में लोग कम थे। उन्होंने मुझे ज़िला एक से फिर एक लड़की भेज दी। मुझे देखते ही बे ने ठंडी सांस के साथ कहा, क्या बात है सोफिया, तुमने जिस ड्रैगन देश के विशेष दर्जे वाले शेफ़ की बात की थी, क्या वही ये आदमी है? बे, शरारत मत करो। युन भाई की खाना बनाने की कला सच में बहुत अद्भुत है। नज़र से ही घिनौना मर्द लग रहा है। मेरा समय बर्बाद मत करो। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए तुम्हें उसकी गर्दन के पीछे से एक झटके में पकड़ लिया गया। आह नहीं, छोड़ो छोड़ो। लेकिन मैं अब भी सख्त चेहरे के साथ खड़ा रहा। सोफिया ने भी सिफारिश नहीं की और वो बड़ी मालकिन रो पड़ी। मेरी गलती थी, जल्दी से मुझे नीचे उतार दो। तभी मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय सोफिया ने रसोई के कोने में जैम की एक छोटी बोतल देखी। उसे याद आया कि तुम मसाले डालने के बाद सामग्री को बहुत स्वादिष्ट बना देते हो। वो बस थोड़ा सा डालना चाहती थी, लेकिन हाथ फिसल गया और पूरी बोतल ही डाल दी। उम्मीद है कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ माफिया बॉस ने तुम्हारे खिलाफ हत्या का आदेश दिया था, इसलिए जिला सी का एक डरावना कैदी जल्दी ही उसके इरादे समझ गया। वो मुस्कुराया, तो तुम ही वो शेफ हो जो नहीं आएगा? उम्मीद है आज रात तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रात के खाने के वक्त कैदी हमेशा की तरह बेरोक टोक खाना खा रहे थे, लेकिन आधी रात तक वे पहले की तरह शांत नहीं रहे। कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई शोर नहीं मचा रहा था। इसके बजाय एक एक कैदी की आंखें लाल थीं और वे भारी सांसें ले रहे थे। इसी बीच जेल की कोठरियों वाली गलियारे में भी हत्यारा बेहद चतुराई से निगरानी कैमरों की नज़र से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। एक शीर्ष हत्यारे के तौर पर उसे लगा कि यह काम तो जैसे सीधे पैसे देने जैसा है। रिवर जेल को भले ही लोहे सी दीवारों और तांबे सी मजबूत सुरक्षा वाली जेल कहा जाता हो, लेकिन आखिरकार इसमें आना जाना तो वही कर रहा था ना। उस छोटे शेफ को मारना उसके लिए तो हाथ की सफाई थी। दूसरी तरफ ब्रूनो को बस इतना लगा कि आज वो आग में झुलस रहा है। उसकी दोनों आंखों में लाल चमक झिलमिला रही थी, चेहरा विकृत हो गया था और उसके दिल में भड़की वो काली आग उसे पागल किए दे रही थी। ठीक उसी समय ब्रूनो ने अचानक बाहर किसी को देखा। सही सुना, इस बार हत्यारा जेल की कोठरी के दरवाजे से सटकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो की आंखों में खुशी चमक उठी। ऐसी अच्छी किस्मत भी होती है। उसने कंधे पर थपकी दी। भाई, तुम्हारा साबुन गिर गया है। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। बगल वाले कमरे में जाने वाले छोटे भाई ने कहा कि पूरी रात पानी की छींटें पड़ती रहीं, बिल्कुल सो ही नहीं पाए। जब तक सुबह हुई, हत्यारा पूरी तरह अपाहिज हालत में पहुंच चुका था, जैसे निचोड़ दिया गया हो, और गलियारे के बाहर पड़ा था। ड्यूटी पर तैनात अलार्म गश्ती वाले आए और जल्दी से उसे बचाव के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ ब्लैक हैंड गैंग के भीतर बड़ा बॉस आराम से अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा था। ओह जैब, काम कैसा रहा? चिंता मत करो बॉस, कल रात हमने कार्रवाई की। वो लड़का आज तक तो ऊपर पहुंच गया होगा। जल्द ही फोन आया। सुने के बाद जैक का चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, हत्यारे ने कहा कि मिशन विफल हो गया। उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे लगभग मार मार कर अधमरा कर दिया गया। क्या? बड़ा बॉस हैरान रह गया। लगता है ये चीनी लोग पहले से तैयार थे। यकीन उन्हें पहले ही सूचना मिल गई थी। मेरे लिए पता लगाओ, कड़ाई से पता लगाओ। अगली सुबह सेलेस मुझे इलाके में एक बड़े आदमी के लिए खाना बनाने ले गया। दूसरी जगहों से अलग यहाँ 10 से भी कम कैदी थे। उनकी पहचानें बेहद रहस्यमयी थीं और वे सभी आलीशान एकल कमरों में रहते थे। उनकी आवाजाही भी काफ़ी स्वतंत्र थी। जब मैं पहुंचा तो मुझे सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी दिखा। बातचीत से पता चला कि वो असल में सबसे बड़ा माफिया हेनरी परिवार का पूर्व मुखिया रिव हेनरी था। वो अपने कुछ पुराने साथियों के साथ अपनी 80वीं सालगिरह मनाने वाला था और उसने मुझे रसोई की कमान संभालने को कहा। याद रखना, बूढ़ा मांस नहीं खाता। अब तुम मुश्किल में पड़ गए। जेल की रसोई में बस वही थोड़ा बहुत सामान था, जबकि जन्मदिन की दावत में कम से कम 18 पकवान होने चाहिए, और वो भी बिना किसी मांसाहारी व्यंजन के। अब ये कैसे किया जाए? इसका क्या किया जाए? इसी समय जेलर सहराज एक नई मशीन लेकर आया। युंगो की जेल की रसोई में बस उतना ही भंडार था, जबकि जन्मदिन की दावत में कम से कम 18 व्यंजन होने चाहिए थे, और वो भी बिना किसी मांसाहारी पकवान के। अब क्या किया जाए? इसी समय जेलर सहराज एक नई मशीन लेकर आया। युंगो, जेल अधीक्षक ने कहा है कि हाल में कैंटीन का खाना अच्छा हो गया है, तो हमने थोड़ा बहुत उपकरण बढ़ाया है। ये है ड्रैगन देश से आयातित टोफू चिकन। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। वाह, हो गया। तुमने तुरंत एक सूची लिखी और उसे बूढ़े हेनरी के पास भिजवा दिया, ताकि वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सामग्री जुटा सके। पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, ये कहीं तुम्हारी जन्मदिन दावत की सामग्री की सूची तो नहीं? वो ड्रैगन देश का लड़का भी दिलदार निकला। जानता है कि तुम कुछ चबा नहीं सकते, इसलिए बस टोफू ही खा सकते हो। एक और बूढ़ा भी बोल पड़ा, अरे कहते थे कि उन्होंने ड्रैगन देश का एक विशेष श्रेणी का शेफ बुलाया है, ताकि हम बूढ़ों की आंखें खुल जाएं। लेकिन देखो, इतनी साधारण ठंडी डिश ही पेश कर दी। बूढ़े हेनरी ने भौहें सिकोड़ लीं। भले ही उसने शर्तों का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन शाकाहारी और महंगे व्यंजनों के लिए सामग्री बहुत थी। इस सूची में कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं थी। मैं तो देखूंगा कि वो लड़का क्या बना सकता है। अगर उसने मेरी दावत बिगाड़ दी
तो फिर उसका हाल बुरा होगा। जाओ, सफ़ेद शैतान को रसोई में मदद और निगरानी के लिए भेजो। चेतावनी सुनते ही सहराज ने चुपचाप लार निगल ली। सफ़ेद शैतान तो इलाके का नामी गिरामी सरकारी शेफ़ था, जो साल में सिर्फ 3-4 बार ही आता था। वो पिछला मिशेलिन 3 तारा शेफ़ था। लगता है बूढ़े हेनरी ने युंगो से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन बाद सफ़ेद शैतान रसोई में मेरी पाक कला पर पूरी तरह मोहित हो गया। एक साधारण चाकू से ही उसने टोफू को मानो फीनिक्स बना दिया। OMG, ये भारी भरकम चाकू इतनी हल्की फुल्की अनुभूति कैसे दे सकता है? ये तो कमाल है। जल्द ही समय पूरा हो गया। सफ़ेद शैतान एक बड़ी प्लेट में खीरा, सूखा टोफू और मूंगफली की ठंडी सलाद लेकर आया। बूढ़े वाइट ने फुफकारते हुए हंस दिया। इतना बड़ा कटोरा? सच में देहाती है। बूढ़े हेनरी, क्या यही वो तुम्हारी कथित उच्च स्तरीय आलीशान ड्रैगन देशी पाकला है? इनके शेफ बस इसी तरह के बड़े हंडे वाले व्यंजन ही बना सकते हैं। लिव का चेहरा कड़ाही की तली जैसा काला पड़ गया। नालायक, अब तुम जाओ और उसे नीचे उतारो। सफ़ेद शैतान के होंठ फड़क गए। ये बूढ़े लोग तो कद्र ही नहीं जानते। उसने साफ साफ कहा, मेरी पाक कला मास्टर यूं से कम है। ये सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। सफ़ेद शैतान तो मिशेलिन 3 तारा शेफ था। क्या यूं लान उससे भी बेहतर है? बूढ़े वाइट ने हंसते हुए कहा, तो फिर बूढ़ा आदमी तुम्हारी इस घटिया झूठ को उजागर कर ही देता है। कहकर बूढ़े वाइट ने चॉपस्टिक से एक कौर मुंह में डाला। अचानक उसकी पुतलियां जोर से कांप उठीं और उसका बूढ़ा शरीर वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया।